चलो अब ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम पढ़ेंगे बेटा कृषि प्रणालियां और उनके प्रकार, मतलब क्रॉपिंग सिस्टम और टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक है, ये फार्मिंग सिस्टम और टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। दो चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर हम कृषि का अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए दो सबसे मेन क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि जमीन का उपयोग कैसे किया जाना है। आप सिर्फ फसल फसल लगाओगे या आप फसल के साथ फूल भी लगाओगे, फल भी लगाओगे, फसल के साथ आप मुर्गी पालन भी करोगे, गाय भैंस भेड़ बकरी भी पालोगे, मतलब आपकी जमीन का उपयोग कैसे करना है, पहला सवाल। ठीक है क्या? दूसरा सवाल आएगा कि जमीन का मालिक और करता धरता या चलाने वाला या मैनेजमेंट करने वाला कौन है। आप खुद करोगे या अपनी जमीन को जो है किसी को औली जिसे बोला जाता है उस पर देने वाले हो। समझ में आया क्या? मतलब अपनी जमीन को काय पे दे दिया आपने, किसी और को दे दिया पैसों के बदले। समझ में आया क्या? चलिए, तो दो चीजें हम पढ़ेंगे काय के बारे में। एक तो हम जमीन का उपयोग कैसे करने वाले हैं, काय का उपयोग कैसे करने वाले हैं, जमीन का उपयोग। और दूसरा कि जमीन का मालिक और जमीन का प्रबंधन कौन करेगा। ठीक है, तो जिस शाखा में बेटा हमको भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग या खेती का प्रकार। समझ में आया क्या? और जिस में हम अध्ययन करेंगे कि जमीन का ओनर कौन होगा और जमीन का मैनेजमेंट कौन करेगा। जमीन का ओनर कौन होगा और जमीन का, कई कई ऐसे होते हैं जिनकी नौकरियां लगी है, मान लो आपकी नौकरी लगी है, आप गाँव नहीं जा पा रहे हो, अपने खेत को क्या करोगे, आप किसी को दे दो, भैया आपको खेती करना है, हमको आप किराया दे देना। समझ में आया? तो वो संबंध हमारा या वो जो हमारी शाखा है वो क्या कहलाएगी, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। दो चीजों के बारे में समझ में आया, एक है खेती की प्रणाली और एक है खेती के प्रकार, दोनों में क्या अंतर है ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले खेती का प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना। इंपॉर्टेंट है, तीनों डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जो है वो आता है। पहला हो जाएगा हमारी विविध खेती या डाइवर्सिफाइड खेती। क्या आ जाएगा बेटा, एक विविध खेती और डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है फैला हुआ। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। फैला हुआ मतलब आपने अपनी खेत पे इतनी चीजें कर रहे हो, इतनी चीजें मतलब फसल भी लगाई है, गाय भैंस भी पाली है, भेड़ बकरी भी पाली है, मुर्गी भी पाली है, मछली भी पाली है और डेयरी भी खोल रखी। समझ में आया? मतलब आप अपनी जमीन पे एक या एक से अधिक व्यवसाय कर रहे हो कृषि से जुड़े हुए। ठीक है क्या? अलग अलग व्यवसाय की या प्रत्येक व्यवसाय की जो अब आप साल भर की आय गिनोगे कि किससे हमको कितनी कमाई हुई, किसी एक व्यवसाय से आपको 50% या उससे अधिक इनकम नहीं होनी चाहिए। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया? उदाहरण के लिए एक बार समझो, एक नंबर में हमने क्या किया, खेती लगाई। क्या क्या कर रहे हो आप अपने खेत पे, आप पशुपालन भी कर रहे हो, सब्जियां भी लगा रहे हो, दूसरी फसलें भी लगाई हैं आपने, और ये सब्जियों के साथ आप पशुपालन भी कर रहे हो, मतलब एक से अधिक व्यवसाय कर रहे हो। ठीक है क्या? एक साल तक आपने अपनी खेती पे सारी गतिविधियां की अपनी भूमि पे, एक साल बाद आपने अपना हिसाब बनाया। क्या बनाया, हिसाब बनाया। हिसाब में आपको पूरे साल भर में 100 रुपए की कमाई हुई। काय की कमाई हुई, 100 रुपए की। अब आपने जो है कितने व्यवसाय किए, मान लीजिए आपने 4 व्यवसाय किए थे। कितने व्यवसाय किए थे, 4 व्यवसाय किए थे। जब साल भर में आपकी जो 100 रुपए की कमाई हुई, इन चारों व्यवसाय से जो आपकी कमाई हुई वो किसी भी व्यवसाय से 50% या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपने देखा कि सर हमको फसल से जो है 100 में से 40 रुपए काय से मिल गए, फसल से मिल गए। ठीक है क्या? 20 रुपए सर हमको मिल गए थे पशुपालन से, 10 रुपए हमको मिल गए थे काय से बेटा, सब्जियां लगाने से। क्या लगाने से, सब्जियां लगाने से। और 30 रुपए मिल गए थे हमको मुर्गी पालन से। कितने रुपए हो गए ये, अरे कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। क्या किसी भी आपके धंधे से 50 रुपए या उससे अधिक आएगा, 50 रुपए या उससे अधिक आएगा? सारे धंधों की बराबर बराबर अच्छी खासी भूमिका रही आपकी खेती करने में। तो ये हमारी कौन सी खेती का प्रकार, इस खेती के प्रकार को हम विविध खेती या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के नाम से जानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे जल्दी बताओ, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी भी एक स्रोत से, जितने भी आपने अपने खेत पे व्यवसाय किए हैं, किसी भी एक स्रोत से 50% या उससे अधिक की आय नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार की जो खेती है वो हमारी क्या कहलाती है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। लाभ क्या होने वाले हैं सर इस खेती के, तो पहला लाभ ये होने वाला है कि जोखिम कम रहेगा। अगर हमारी मुर्गियां मर गई, क्या मर गई, मुर्गियां, तो कितने रुपए का नुकसान होगा,
30 ही का होगा, 70 तो फिर भी आएंगे कि नहीं आएंगे। मान लो सर हमारी मछलियां मर गई, तो मछलियां मर गई तो हमारे पास 10 रुपए का नुकसान होगा, 90 तो फिर भी आएंगे। अरे जोखिम कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ जोखिम कम। अब मान लो आप 100 की 100 रुपए फसल से कमा रहे होते, 100 की 100 आप फसल या मुर्गी से कमा रहे होते, तो सारी की सारी मुर्गी मर जाती तो जीरो कमाई हो गई कि नहीं होगी। तो इसमें रिस्क कम है। क्या कम है, रिस्क कम है। दूसरा, आपके अनेक प्रकार के साधन, आपके खेती से आपको चारा मिला, किसने खा लिया, गाय भैंसों ने खा लिया। गाय भैंसों से गोबर मिला, वो हमने कहाँ डाल दिया, खेती में डाल दिया। अरे डाल दिया कि नहीं डाल दिया। मुर्गियों की जो मीट है उसको हमने मछली को खिलाने के लिए उपयोग कर लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मछलियों से जो पानी मिलेगा उसको हमने खेती में उपयोग कर लिया। तो आपका क्या है, जितने भी आपके साधन है उनका कैसा उपयोग हो रहा है, अच्छा उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ आपकी मृदा की फर्टिलिटी और उर्वरता बनी रहती है। खेती के प्रकार नंबर 1 हमने देखा, नाम क्या है इसका, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या विशिष्ट खेती, या ऐसे हम बोल सकते हैं विविध खेती। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा मतलब होता है विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड। अरे दूसरा मतलब क्या है, विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड। स्पेशल पर्सन है, स्पेशल किसे बोलते हैं, जो किसी एक चीज में निपुण हो, उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल। विराट कोहली स्पेशल क्रिकेटर है कि नहीं स्पेशल, क्योंकि भैया उसके पास क्रिकेट की सारी जो कलाएं हैं वो मौजूद है ना। हम बोल सकते हैं रोनाल्डो जो है वो स्पेशल क्या है वो फुटबॉलर है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक प्रकार का क्या कर रहे हो, व्यवसाय। क्या कर रहे हो आप, एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का, सारी आपकी पूंजी, सारा आपका दिमाग, सारा आपका मैनेजमेंट सिर्फ एक व्यवसाय को करने में लगा है। इस प्रकार की जो हमारी आय होने वाली है, टोटल आय, उसमें एक ही धंधे से 50 या उससे अधिक होने वाली है। अरे समझ में आया क्या, जो आपकी टोटल आय होने वाली है वो एक ही संसाधन या एक ही स्रोत से कितनी होने वाली है, 50% या उससे ज्यादा। ज्यादातर हमारे किसान क्या करते हैं, सिर्फ क्या लगाते हैं, फसल लगाते हैं कि नहीं लगाते, और दूसरी चीजें नहीं करते हैं। तो वो किस प्रकार की फार्मिंग हो जाएगी, अरे किस प्रकार की फार्मिंग हो जाएगी, विशिष्ट खेती या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि फसल उत्पादन का हमारी टोटल इनकम का कितना हिस्सा बन रहा है, 75%, जो कि 50% से ज्यादा है। तो इस प्रकार की खेती क्या कहलाएगी, विशिष्ट खेती। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या होगी, जब एक ही स्रोत से 50% या उससे अधिक की आय हो, पहली बात। दूसरी बात सर क्या है, थोक बिक्री से अधिक लाभ होगा लेकिन आय में जोखिम अधिक होगा। मान लो आपने ये 75% आपकी आय मुर्गी पालन से हो रही थी, मुर्गियों में बीमारी लगी, मुर्गी मर गई, तो जो है वो आपका धंधा जो है वो खत्म, ये चौपट हो गया, डूब गया। तो कौन सा प्रकार हो गया ये हमारा, कौन सा प्रकार हो गया, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या विशिष्ट खेती। इसको कर दो है ना, विशिष्ट खेती या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, दो प्रकार हमने देखे। तीसरा प्रकार देखो बेटा, मिक्स्ड खेती। अरे तीसरा प्रकार देखो हमारा क्या हो जाएगी, मिक्स्ड खेती। मिक्स्ड खेती में मुख्यतः फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। क्या किया जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दो चीजें करनी है, फसल उत्पादन और पशुपालन, फसल उत्पादन और पशुपालन, ठीक है। सहायक धंधों से 10 से लेके 49% की आय इसमें होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपका मेन धंधा रहेगा, मान लो फसल उत्पादन कर रहे हैं आप, फसल उत्पादन कर रहे हो और उसके साथ साथ क्या कर रहे हो बेटा, पशुपालन कर रहे हो। तो आपके जो सहायक धंधा है, सहायक धंधा क्या हो जाएगा, पशुपालन। मेन आप क्या कर रहे हो, मेन आप क्या लगा रहे हो, क्रॉप। मेन क्या लगा रहे हो, क्रॉप। और साइड साइड में क्या कर रहे हो, डेयरी खोल रखी है आप, ठीक है क्या। तो दो दो प्रकार के आप व्यवसाय कर रहे हो। तो पहला जो प्रकार है उससे तो आपकी जितनी इनकम होनी है वो हो, लेकिन जो आपका दूसरा व्यवसाय रहेगा उसमें 10 से लेके 49% की इनकम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपने फसल लगाई, 60% आपकी फसल से कमाई हुई और 40% कमाई कहां से हुई, पशुपालन से। तो कौन सा प्रकार, मिक्स्ड फार्मिंग। समझ में आया क्या। उदाहरण के लिए 75% आपकी कमाई हुई फसल से और 25% आपकी कमाई हुई पशुपालन से, कौन सा प्रकार, अरे कौन सा प्रकार, कौन सा प्रकार, मिक्स्ड। क्यों सर मिक्स्ड प्रकार, मिक्स्ड प्रकार इसलिए क्योंकि सर मेन तो हमारा धंधा क्या है, फसल उत्पादन करना, और साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, पशुपालन। साथ साथ में क्या कर रहे हैं, पशुपालन। पशुपालन से कमाई कितनी होनी चाहिए, 10 से लेकर 49% के बीच में। कितने के बीच में, 10 से लेकर 49% के बीच में। पहले केस में 60 और 40 था, 40 काय के बीच में है, 10 से 49 के बीच में है क्या, 30 25 काय के बीच में, 10 से 49 के बीच में है। इसका मतलब ये कौन सी प्रकार की फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग होने वाली है।
अरे क्या होने वाली है, मिक्स्ड फार्मिंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब दे पाओगे क्या? अगर जवाब दे पाओगे, किसी भी एक स्रोत से 50% या उससे कम आय होगी तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, 50% या उससे अधिक आय होगी तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, और हमारे सहायक धंधे की कमाई 10 से लेकर 49% के बीच में रहेगी तो वो हमारी मिक्स्ड फार्मिंग कहलाने वाली है। ये है बेटा हमारे फार्मिंग के प्रकार। अरे फार्मिंग के प्रकार, चौथा हमारा प्रकार आ जाएगा वर्षा आधारित खेती। कौन सी खेती? वर्षा आधारित खेती, या इसे हम सूखे की खेती या ड्राई फार्मिंग के नाम से जानेंगे। काय के नाम से जानेंगे? ड्राई फार्मिंग के नाम से। अब सर इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि जब किसान खेती करने के लिए पूर्णतः वर्षा के पानी पे निर्भर होता है। क्या बोला मैंने? जब किसान खेती करने के लिए पूर्णतः वर्षा के पानी पर निर्भर होता है, उस प्रकार की खेती को हम वर्षा आधारित खेती या रेन फीड फार्मिंग के नाम से जानेंगे। काय के नाम से जानेंगे? रेन फीड फार्मिंग। रेन फीड फार्मिंग। तो रेन फीड फार्मिंग क्या रहेगी? जब किसान का आधार क्या है? किसान का आधार क्या है? वर्षा। ठीक है क्या? किसान खेती कब कर पाएगा? जब वर्षा होगी। इसको हमने 3 प्रकार से बांटा हुआ है। ड्राई फार्मिंग को या वर्षा आधारित खेती को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अब वर्षा तो सर कम भी होगी, ज्यादा भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। एक रेंज देख लें, इंडिया की बेटा जो नॉर्मल वर्षा है वो है 1192 mm। कितनी वर्षा है? अरे कितनी वर्षा है भारत की? 1192 mm। या इसको आप याद रख सकते हो 119.2 सेंटीमीटर भारत की औसतन वर्षा। क्या है ये? भारत में एक साल में कितनी वर्षा हो जाती है? तो सर हो जाती है 119 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा हो जाती है? 119 सेंटीमीटर। अब 119 के नीचे तो सर 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जल के आधार पे या वर्षा के आधार पे हमने इस खेती को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला भाग हो जाएगा बेटा हमारा रेन फीड फार्मिंग। पहला प्रकार कौन सा? रेन फीड फार्मिंग। दूसरा प्रकार कौन सा? ड्राई लैंड फार्मिंग। और तीसरा प्रकार कौन सा बेटा? ड्राई फार्मिंग। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्रकार को हमने क्या बोला? रेन फीड फार्मिंग। दूसरे प्रकार को क्या बोला? ड्राई लैंड फार्मिंग। और तीसरे प्रकार को क्या बोला? ड्राई फार्मिंग। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, लिख लेना। चलिए, तो अब हमने इसमें देख लेते हैं कि क्या होगा। अब सर अगर मान लो बिल्कुल ही वर्षा कम हुई, वर्षा कितनी हुई? बिल्कुल ही कम। अब बिल्कुल कम सर कितनी? तो अगर हमारी वर्षा बेटा 500 mm या 750 mm या उससे कम होगी, याद रखना साल भर की वर्षा, भारत में कितनी वर्षा होती है अभी मैंने आपको बताई थी कितनी? 1192 या फिर 119.2 सेंटीमीटर। इसको लिखोगे मिलीमीटर और इसको लिखोगे सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो मैंने ये बोला कि सर अगर पूरे साल भर की वर्षा 500 mm या 750 mm से कम हुई तो उस एरिया वाली खेती को क्या बोलेंगे? शुष्क खेती। अरे क्या बोलेंगे? शुष्क खेती। अगर आपके क्षेत्र की वर्षा एक साल में 750 mm से कम हुई तो उस एरिया की खेती को क्या बोलोगे? ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती या एरिड खेती। और इस तरीके से जो खेती होगी यहाँ को सूखा घोषित कर दिया जाता है, आपको मुआवजा मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर आपने फसल का क्या करा रखा है? बीमा। समझ में आया? पहली चीज। अब सर अगर मान लो उससे थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई इस बार, क्या हुई? थोड़ी सी ज्यादा। थोड़ी सी ज्यादा कितनी? अगर हमारे पास जो वर्षा है वो 750 mm से लेके कितनी बेटा? 750 mm से लेके 1150 mm तक अगर वर्षा हो, कहां से कहां तक लेके? 750 mm से लेके अगर वर्षा 1150 mm तक हो जाए, समझ में आया? थोड़ी ज्यादा हुई कि नहीं वर्षा? पहले कितनी हुई? 0 से लेके 750। फिर दूसरे में कितनी? 750 से लेके 750 से कितनी? 1150 mm। इस जगह पे जो खेती की जाएगी या इन एरियो पे जो खेती की जाएगी उस खेती को क्या नाम देते हैं हम? ड्राई लैंड फार्मिंग या सेमी एरिड फार्मिंग। ध्यान देते चले जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पे आपको पढ़ाई जा रही है। पहले नंबर पे क्या पढ़ा हमने? ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या सर? तो ड्राई फार्मिंग का मतलब ये कि जिन क्षेत्रों में 750 mm से कम वर्षा हो, कितने mm से कम वर्षा हो? 750 mm से कम वर्षा हो, उन एरियो में होने वाली खेती को हम क्या नाम देंगे? तो उसकी खेती है ड्राई। अब सर थोड़ी सी ज्यादा वर्षा अगर हो गई तो
ज्यादा मतलब कितनी, ज्यादा मतलब 750 से लेके 1150 mm तक उन एरिया पे खेती होगी उसे क्या बोलेंगे, ड्राई लैंड फार्मिंग या शुष्क भूमि खेती। ठीक है क्या। अब थोड़ी और ज्यादा बारिश होगी, थोड़ी और ज्यादा कितनी, अगर आपकी वर्षा 1150 mm से ज्यादा हो जाती है, काय से ज्यादा हो जाती है, 1150 mm से ज्यादा, तो उस प्रकार की जो हमारी खेती होगी उसे क्या नाम देंगे, रेन फीड फार्मिंग। क्या बोलोगे बेटा, रेन फीड फार्मिंग या ह्यूमिड फार्मिंग। तो तीनों फार्मिंग के आपको नाम याद रखने हैं और नाम के साथ साथ इनके काम याद रखने हैं कि कब कौन सी खेती का प्रकार कहलाने वाला है। तो तीनों हमारे काय के फार्मिंग है बेटा, ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के प्रकार हैं। काय के प्रकार है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के ये हमारे प्रकार होने वाले हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, काय के आधार पे, वर्षा की मात्रा के आधार पे, काय के आधार पे, वर्षा की मात्रा, कितनी वर्षा कब होगी तो उसे क्या कहा जाएगा। इसको आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी कोई डाउट। ये हमारी जो बिल्कुल सूखी वाली है ना बेटा, वो राजस्थान में होती है, और गुजरात के कच्छ के जो रण पड़े हुए हैं, जो डेजर्ट पड़ा हुआ है, कच्छ डेजर्ट, जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है, वहां पे इस प्रकार की खेती की जाती है। कौन सी, शुष्क खेती। यहाँ पे बेटा जो है आपकी पहले पानी की कमी रहती है, दूसरा मिट्टी का क्षरण ज्यादा होता है। काय का ज्यादा होता है क्षरण, मिट्टी का क्षरण, क्योंकि मिट्टी में पानी नहीं होता है, हवा चलेगी तो मिट्टी बह जाएगी, बह जाएगी नहीं बह जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी जो खेती है सूखी भूमि की खेती होती है, यहाँ पे भी हमारी काय की कमी रहने वाली है, पानी की कमी रहने वाली है। कुल मिला के आप 120 दिन ही यहाँ पे खेती कर पाते हो, 360 दिन में से कितने दिन कर पाओगे, केवल और केवल 120 दिन। यहाँ पे तो सिर्फ आप 60 से 90 दिन के बीच में खेती कर पाओगे, कितने दिन, 60 से 90 दिन, जब वर्षा होगी तभी। यहाँ पे थोड़ा भूमि सूखी रहेगी लेकिन थोड़ा पानी ज्यादा रहेगा, इसलिए आप वर्षा के बाद भी खेती कर पाओगे, कितने दिन, 100 से लेके 120 दिन की यहाँ पे खेती हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमारा जो खेत रहेगा, यहाँ पे आप पूरे साल भर खेती कर सकते हो, पूरे सीजनों में फसल लगा सकते हो, और यहाँ पे मिट्टी का क्षरण होगा पानी के कारण, पानी आएगा और बहा के मिट्टी को ले जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किन क्षेत्रों में मोनोक्रॉपिंग की जाएगी, किन क्षेत्रों में मोनोक्रॉपिंग की जाएगी, तो कौन से क्षेत्र में मोनोक्रॉपिंग करेंगे, कौन से क्षेत्र में मोनोक्रॉपिंग करेंगे, सबसे नीचे वाले में, क्योंकि सर यहाँ पे पानी की कमी है, एक सीजन में बस एक फसल लगा पाएंगे क्योंकि पानी ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा कि ऐसे क्षेत्रों में खेती करने के लिए क्या क्या हमको शॉर्टकट या तरीके अपनाने हैं। ठीक है क्या, कौन से एरिया में, ड्राई फार्मिंग करते समय। तो सबसे पहले तो सर हमको पौधों की संख्या कम रखनी है, काय की संख्या कम रखनी है, पौधों की संख्या। मान लो 1 हेक्टेयर में 1 लाख पौधे लगने हैं, लेकिन हमारे पास पानी की कमी है, तो हम 50,000 60,000 पौधे लगाएंगे ताकि पानी का कम उपयोग हो। दूसरा क्या है कि सर ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे जिनकी पानी की मांग कम हो, जो कम पानी ले और जिनकी जड़ें गहराई तक चली जाए ताकि नीचे से भी वो पानी खींच सके। दूसरा लाभ। तीसरा क्या है सर कि उर्वरकों की जो है वो हम बुवाई काय के साथ कर देंगे, एक ही बार में बुवाई के साथ उर्वरकों को दे देंगे, जिससे हमको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमको यूरिया डालना पड़ता है और बाद में सिंचाई करनी पड़ती है, सिंचाई की व्यवस्था यहाँ है नहीं, तो एक बार में सब कुछ कर दो। इससे क्या होगा, एक तो ये होगा पानी कम लगेगा, दूसरा आपका खेत बार बार नहीं खुदेगा, खेत बार बार नहीं खुदेगा तो नमी आपकी हवा में उड़ेगी नहीं। ठीक है क्या। तीसरे नंबर पे जाएगा कि सर हमको उथली जुताई करनी है, ज्यादा गहराई पे जुताई करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी और जो गीलापन था वो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके साथ साथ हमको बेटा मेड़बंदी कर देनी है, क्या कर देनी है, मेड़बंदी कर देनी है, और सूखा सहन करने वाली फसलों को उगाना है, सूखा सहन करने वाली फसलों को हमको उगाना है, तब जाके आप बेटा जो है वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे खेती कर सकते हो सूखे क्षेत्रों में। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, क्या नहीं करना है, तो इन क्षेत्रों में बेटा हरी खाद वाली फसलों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हरी खाद वाली फसलों को जब आप मिट्टी में मिलाओगे तो उनको सड़ने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, तो नमी तो हमारे पास है नहीं है ना, नमी, नमी होती तो फिर अच्छे से खेती नहीं कर रहे होते। तो हरी खाद वाली फसलों को शुष्क क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता, इसका मतलब ये होने वाला है। चलो नेक्स्ट बेटा आ जाएगा हमारा रेंचिंग। अरे नेक्स्ट क्या जाएगा, रेंचिंग। रेंचिंग पहले देखा होगा ना आपने, गांव 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 के क्या रहते थे, सारे के सारे जानवर एक जगह चरने जाते थे, है ना, वो एरिया में खेती नहीं होती थी, सिर्फ चारा उगता था, देखा था आपने, पहले जब रहते थे ना,
पहले जो हमारे हैं गांव के ग्वाले रहते थे, ग्वाले पूरे गांव की क्या करते थे, गायों को लेके जाते थे और चराते थे। कहाँ चराते थे? कोई सरकारी जमीन पड़ी होती थी या कोई खाली जगह पड़ी होती थी जहां पे क्या नहीं होती, खेती। जहां पे क्या नहीं होती, खेती। उस जमीन को उपयोग काय के लिए किया जाता है, ताकि वहां पे प्राकृतिक रूप से घास उग जाए और जानवर जाके उसको खा ले। इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है, और इस प्रकार की खेती क्या कहा जाता है, रेंचिंग। ऐसी हम जमीन पे किसी प्रकार की बुवाई नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक घास आ जाती है और ये सारे भेड़ बकरी और हमारे जानवर जाके यहाँ पे क्या करेंगे, चरेंगे। ऐसे हम चारागाह या रेंचिंग के नाम से जानते हैं। परिभाषा एक बार अगर हम देखें तो इस प्रकार की खेती में किसी भी प्रकार की कौन सी क्रिया नहीं की जाती, कृषि की क्रियाएं, खेती नहीं की जाती, कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। प्राकृतिक रूप से क्या हो जाती है, यहाँ पे घास उग जाती है और घास को हम काय के रूप में बदल देते हैं, चारे के रूप में, चारा गाय के रूप में हम इसे बदल देते हैं। जो आदमी पशुओं को चराने के लिए ले जाता है उसे क्या कहा जाता है, रेंचर। क्या कहा जाता है, रेंचर। ठीक है, ये बेटा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर और ऑस्ट्रेलिया जैसे वैश्विक स्तरों पे भी अपनाया जाता है। किसको अपनाया जाता है, रेंचिंग को। ये भी खेती का एक प्रकार हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, खेती के प्रकार हम देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग में किसी को कोई परेशानी, कितनी प्रकार की पढ़ी सर, 5 प्रकार की पढ़ी। कौन कौन सी प्रकार की पढ़ी सर? एक हो जाती है हमारी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, नेक्स्ट हो जाती है हमारी कौन सी, मिक्स्ड फार्मिंग, फिर रेनफीड फार्मिंग या जिसे हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, और अब हो जाएगी हमारी रेंचिंग। रेंचिंग मतलब क्या, चारागाह। अरे रेंचिंग मतलब क्या, चारागाह। ये अलग अलग प्रकार की खेतियां हमने कर ली। अब हम देख लेते हैं कि सर इनका टाइप या सिस्टम क्या होने वाला है। सिस्टम मतलब क्या, कि मालिक कौन और मैनेजर कौन। समझ में आया, काय का निर्धारण करेंगे हम, मालिक कौन और मैनेजर कौन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिस्टम ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है कि हम लैंड को क्लासिफाई करेंगे काय के बेस पे, उसकी मालिकाना हक के आधार पे। अरे लैंड को क्या करेंगे हम, अपनी भूमि का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। काय के आधार पे करेंगे बेटा, भूमि का क्लासिफिकेशन काय के आधार पे करेंगे, उसकी मालिकाना हक के आधार पे। चलिए अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हो जाएगा बेटा पीजेंट फार्मिंग। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, पीजेंट या इंडिविजुअल फार्मिंग। इंडिविजुअल फार्मिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती में क्या होता है, मालिक स्वयं कौन होता है, किसान। हमारा खेत, हम मालिक, क्या लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कौन डिसाइड करेंगे, हम खुद। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमारा उद्देश्य क्या है कि भैया इतनी हमारे पास हो जाए, इतना उपज हमारे पास हो जाए कि हमारे घर का साल भर का खर्चा पानी और भोजन भजन की व्यवस्था हो जाए। ज्यादा हमको मोह माया में नहीं फंसना। समझ में आया क्या? तो ये हमारा कौन है, मालिक कौन है, किसान। देख रेख करने वाला कौन है, किसान। कौन किसान, जिसका खेत है वही किसान। तो इस प्रकार की फार्मिंग, या ये हमारी कौन सी फार्मिंग की प्रणाली हो जाएगी, पहले नंबर की, जिसका नाम है पीजेंट, काश्तकारी या इंडिविजुअल फार्मिंग। समझ में आया क्या? भारत में ज्यादातर यही करते हैं कि नहीं करते हैं? तुम्हारे खेत पे हम ही करते हैं, हम करेंगे, हमको क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कब क्या डालना है, वो कौन डिसाइड करूंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा। ये हो जाएगी हमारी पीजेंट फार्मिंग। दूसरा प्रकार या दूसरा हमारा सिस्टम हो जाएगा बेटा, जिसका नाम है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। क्या नाम है, कैपिटलिस्टिक। हिंदी में बोलेंगे पूंजीवादी खेती। पूंजी का मतलब होता है पैसा। अरे पूंजी का मतलब क्या होता है, पैसा। तो जब हम खेती करते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, काय के उद्देश्य से करते हैं, जब हम खेती करते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, कि भैया और सब तो ठीक है, हमको तो जितना उगाएंगे अच्छे से उगाएंगे, नई नई चीजें उगाएंगे और कहाँ बेच देंगे, बाजार में बेच देंगे, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो। जितनी मर्जी दवाइयां डालनी पड़े डालेंगे, जितना यूरिया खाद डालनी पड़े डालेंगे, लेकिन उत्पादन हमको क्या चाहिए, ज्यादा। क्योंकि हमको प्रॉफिट क्या चाहिए, ज्यादा। क्योंकि हम खेती काय के लिए कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए। खेती काय के लिए कर रहे हो आप, अपनी रोजी रोटी के भरण पोषण के लिए नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए। तो इस प्रकार की खेती की जो प्रणाली होने वाली है, उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी खेती। दूसरी प्रणाली समझ में आई, दो चीजें समझ में आई, कोई डाउट? पहली कौन सी हो जाएगी, काश्तकारी या पीजेंट फार्मिंग। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी, कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी खेती। तीसरे नंबर पे जाएगी बेटा हमारी कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग। मान लीजिए कि भैया गांव के आजू बाजू जिनके खेत है, 10 किसान इकट्ठे हुए। कितने किसान इकट्ठे हुए, 10। भैया इसके पास ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर इसका हो गया,
इनके पास जमीन है, जमीन इनकी हो गई। इसके पास भैया जो है वो पानी की सिंचाई की व्यवस्था है, तो नलकूप इसका हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, दसों के साथ में जुड़ जाते हैं। क्या करते हैं? साथ में जुड़ जाते हैं, एक साथ खेती करेंगे। जब जिसको जो जरूरत पड़ेगी आपस में मिल बांट के जो है हमको क्या करना है, खेती करना है। तो हम क्या मिल गए, साथ में मिल गए। साथ में मिलेंगे तो हमने क्या बना ली, क्या बना ली, समूह बना लिया। अरे क्या बना लिया, समूह बना लिया। क्या बना लिया हमने, समूह बना लिया। ठीक है, या एक हमने कमेटी बना ली और उस कमेटी से हमने बोल दिया कि आपको पूरे साल भर इतने क्षेत्र में क्या करनी है, खेती करनी है। तो इस प्रकार की फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिंग। अरे क्या बोलेंगे इसे हम, कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिंग। जब लोग आपस में मिल जाते हैं, समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो उसे क्या बोलोगे, कोऑपरेटिव या कलेक्टिव फार्मिंग। चौथा हमारा प्रकार हो जाएगा स्टेट फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग या राजकीय खेती। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की जो लैंड होती है, सरकार की जो भूमि होती है, सरकार उस पे बेटा लेबर लगा के खुद खेती करवाती है। जैसे अफीम की खेती, काय की खेती, अफीम, या जो गांजा वगैरह होता है उसकी खेती कैसे होती है, सरकार अपनी जमीन पे लोगों को लेके आती है कि भैया आपको खेती करनी है, हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ही आपका सामान खरीदेंगे। ठीक है, क्या क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कौन बताएगी, सरकार। कौन बताएगी, सरकार। सारे फैसले कौन लेगी, सरकार। इस प्रकार की खेती को क्या बोलेंगे, सरकारी या राज्य की खेती या स्टेट फार्मिंग। ये तुमको चारों की चार खेती की प्रणालियां समझ में आई क्या, चारों की चार में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है जल्दी से एक बार पूछ लो। सेकंड वाली ये, सेकंड वाली आपने सोचा कि सर ऐसा करेंगे, इस बार ना हम नहीं लगा रहे गेहूं चावल, हम तो आलू लगाएंगे और चिप्स वाले को बेच देंगे। आप गए सीधा हल्दीराम के पास, हल्दीराम वाले से बोला कि भैया मैं जो हूँ 50 हेक्टेयर में आलू लगाऊंगा, खरीदोगे क्या? बोले कहा आप लगाओ हम खरीदेंगे। तो आपने कहा सब जाए भाड़ में, आलू लगा दिया आपने 50 एकड़ में, और आपने जो आपने आलू को उगाया, उगा के हल्दीराम वाले को बेच दिया, उसने काट के चिप्स बना दी। आपने अपने घर के बारे में सोचा क्या? नहीं सोचा। हम क्या बचाएंगे क्या नहीं बचाएंगे उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है कि भैया ऐसी फसल लगाओ जिसमें हमको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा पूंजी। पूंजी मतलब पैसा। तो उस प्रकार की खेती को क्या बोलोगे, पूंजीवादी खेती या कैपिटल। कैपिटल मतलब समझते हो क्या होता है, कैपिटल मतलब होता है धन। कैपिटल मतलब क्या होता है, धन। उसे हम क्या बोल देंगे, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। अब कोई डाउट क्या किसी को, नहीं है तो एक बार आगे बढ़े। चलो अब हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारा आ जाएगा कौन सा, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग के बारे में जानो, इसे पूंजीवादी खेती करेंगे। ये खेती कौन करता है, अरे ये खेती कौन करता है, बिजनेसमैन। आपको खेती काय के लिए करनी है, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए। ठीक है क्या? दूसरा प्रकार का, इसमें आप प्रबंधन कैसे दे दोगे, आप करोगे भैया कि किसी ने एमएससी एग्रीकल्चर किया है, उस लड़के को हम 50,000 रुपए महीने से रख लेते हैं, वही हमारे आलू को देखेगा। तो आपका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आपका प्राइवेट कोई कर्मचारी जो आपने रखा हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य कि नुकसान नहीं होना चाहिए भाई, हमने कमाई के लिए व्यवसाय के लिए लगाया है, व्यवसाय के लिए हम खेती कर रहे हैं तो अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। अच्छा, मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना, लाभ कमाना। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, असम में चाय की खेती, असम में काय की खेती होती है, चाय की। वो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बिकती है असम की चाय, बिकती है कि नहीं बिकती है? तो उसको ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, व्यवसाय के लिए उसको उगाते हैं। या फिर हिमाचल प्रदेश में काय की खेती होती है, सेब की खेती। सेब आप खाते हो कि नहीं खाते हो, हिमाचल के सेब यहाँ तक आते हैं, आते कि नहीं आते? वो काय के लिए उगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उगाए काटे और घर भर खा गए, उन्होंने काय के लिए उगाया, उसको व्यवसाय करने के लिए। तो ये हमारी कौन सी खेती हो जाएगी, कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी खेती। अगला आ जाएगा हमारा स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग में जमीन पर अधिकार किसका होगा, राज्य सरकार का। किसका अधिकार होगा, राज्य सरकार का। राज्य सरकार किसे, मैनेजमेंट कौन करेगा, नौकरी निकलेगी भैया कि भर्ती निकली है, सरकार ने 50 लड़कों की जरूरत है, आप पेपर दोगे, पेपर निकाल के पास करोगे, पास करोगे तो आप सरकारी अधिकारी बन जाओगे। सरकार आपको भेज देगी कि भैया फलाने खेत में जाके आपको क्या करना है, फलानी चीज की खेती करना। समझ में आया क्या? चलो, और उसके बाद आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य आपका ये रहेगा कि आपको मान लो सरकार ने नए बीज बनाए, अब सरकार डायरेक्ट किसानों को तो बांटेगी नहीं, मान लो बीज फेल हो गया तो किसान तो बर्बाद हो गया, तो सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी एक काम करो, अपने खुद के सरकारी खेतों पे लगा के देख लो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अभी ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? तो सरकार को अगर वैज्ञानिक अनुसंधान करनी है, कोई रिसर्च करनी है,
रिसर्च करने के साथ साथ नई नई तकनीकों की ट्राई करना है। तो वो इस प्रकार की खेती में संभव है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? सरकार को कोई नया बीज बनाना है तो वो दूसरे किसान के पास खेत में तो जाएगा नहीं कि भाई हमको तुम्हारे खेत से बीज बना लेने दो। वो क्या करेगा, अपने खेत पे फार्मिंग करेगा और वहां पे तकनीकों का विकास करेगा। तो ये काय का उद्देश्य हमारी स्टेट फार्मिंग का उद्देश्य होने वाला है। अब आ जाती है बेटा हमारी कलेक्टिव फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? कलेक्टिव फार्मिंग। कि भैया एक के पास ट्रैक्टर है, इसके पास क्या है? ट्रैक्टर है। इसके पास क्या है? गाय भैंस जानवर है। और इसके पास क्या है? खेती है। और इसके पास अपना जो है वो खेती का श्रम है। श्रम मतलब लेबर का काम। ये सारे लोग आपस में मिल गए। अरे मिल गए कि नहीं मिल गए? जो मैंने भी आपको समझाया था। मिलने के बाद इन्होंने क्या बना ली? अरे मिलने के बाद क्या बना ली इन्होंने? कमेटी बना ली। और कमेटी में अपने अपने खेत के मालिकों को बिठा दिया और उन्होंने अपना सब कुछ किसको सौंप दिया? समिति को सौंप दिया कि भैया ये लो हमारे जानवर, ये लो हमारे ट्रैक्टर, ये लो हमारी मशीन। अब हम सब मिलके एक साथ कमेटी बना लेते हैं। जो पढ़े लिखे किसान हैं उनको हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना देते हैं। और जो जब ये बोलेंगे वैसा वैसा हमको सबको करना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। और आखिरी में जो हमको कमाई होगी, आखिरी में क्या होगी? कमाई। उसको हम कैसे बांटेंगे? कि जिस हिस्से से आपने अपने सामान दिए हैं, अब मान लो एक किसान ने 10 एकड़ जमीन दी है तो उसको पूरी कमाई का 10वां भाग मिलेगा। और एक किसान ने 1 एकड़ जमीन दी है तो उसको पूरी कमाई का 1% भाग मिलेगा। अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट का बंटवारा। ठीक है क्या? चलिए इसके बाद क्या है? श्रम पर आधारित परिश्रम। इसके है जो किसान मजदूरी करेगा उसको क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। फ्री फ्री में तो कोई करेगा नहीं। किसान का करेगा मजदूरी। भैया आपको कोई काम नहीं है, आप आ जाओ, लेबर मत लगाते हैं, तुम कर लो काम, तुमको पैसे ले लेना लेबर के। इसके साथ साथ बेटा लाभ क्या होगा? जिसने जो दिया है उसी के अनुपात में उसको लाभ बांट दिया जाएगा, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था। ठीक है। इस प्रकार की खेती भारत में प्रचलित नहीं है क्योंकि भारत में बेटा लड़ाइयां हो जाती है। तू नहीं मानेगा? कैसे नहीं मानेगा? नहीं मान रहा भाई, मेरा हिस्सा ला, मैं चला। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भारत में ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है चीजें, इसलिए इस प्रकार की खेती भारत में क्या नहीं है? प्रचलित नहीं है। इस प्रकार की खेती बेटा चीन में जो है वो बहुत प्रचलित है। और चीन में इसको क्या कहा जाता है? कमुन्स। क्या कहा जाता है? कमुन्स। अगर मैं बात करूं रूस में भी ये बहुत फेमस है। तो रूस में इस खेती का नाम क्या है? रूस में इस खेती को कोलकोज के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक प्रचलित ये कहाँ है? तो रूस में। कौन सी खेती? कलेक्टिव फार्मिंग। सबका साथ सबका विकास, ये वो वाली खेती। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? कोऑपरेटिव फार्मिंग। अरे कौन सी फार्मिंग? कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी खेती। कौन सी खेती? सहकारी खेती। सहकारी खेती में क्या करेंगे? जैसे अभी हम मिल रहे थे ना, इससे पहले सारे किसान मिलेंगे, प्रॉपर एक समिति का गठन किया जाएगा, उस समिति को रजिस्टर कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? रजिस्टर। ऐसा नहीं कि भैया अभी तो मिल रहे तो मिल लो, इसमें मान लो लड़ाई हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? हो गई तो हो गई, चले तो चले। लेकिन इसमें क्या होगा? अपना कागजी काम होगा। कौन सा काम होगा? कागजी काम। सारे किसान आपस में मिलेंगे, अपनी अपनी जमीन को बांटेंगे, सबके काम निर्धारित होंगे, सबका रजिस्ट्रेशन होगा और एक सोसाइटी का गठन कर दिया जाएगा। काय का गठन कर दिया जाएगा? सोसाइटी का गठन कर दिया जाएगा। और उसको हम बेटा सहकारी समिति के नाम से जानते हैं। आपने सहकारी बैंक सुने हैं नाम? सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है क्या? जिनका गठन काय के लिए हुआ है? ताकि जो है एकजुटता बढ़ सके, सबके साथ जो है वो लोग बढ़ सके। उसी तरह की हमारी खेती हो जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? सहकारी खेती। इसके अलग अलग प्रकार हैं। इसके मेनली 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। सबसे पहले हो जाएगा बेटर, फिर हो जाएगा ज्वाइंट, फिर टीनेंट और फिर हो जाएगा कलेक्टिव। अरे समझ में आया? मतलब इससे क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। पहला प्रकार कौन सा? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। समझ में आया? दूसरा प्रकार क्या? कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। ठीक है। तीसरा प्रकार क्या? कोऑपरेटिव टीनेंट फार्मिंग। और चौथा प्रकार क्या? कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। अरे यहां तक समझ में आया क्या? कोऑपरेटिव फार्मिंग के कितने प्रकार? 4 प्रकार। याद कैसे रखोगे? BGTC, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। ठीक है क्या? तो BGTC, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चैंपियनशिप, कुछ ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी। B फॉर बेटर, G फॉर ज्वाइंट, T फॉर टीनेट और C फॉर कलेक्टिव। अरे यहां तक समझ में आया? अब देख लेते हैं कि सर कौन सी फार्मिंग में मालिक कौन और मैनेजमेंट कौन करेगा। ठीक है क्या?
कलेक्टिव फार्मिंग मतलब कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग पहला प्रकार। कौन सा पहला प्रकार? कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। पहला प्रकार कौन सा? कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग मतलब सहकारी उन्नत खेती। हिंदी में क्या बोलेंगे? सहकारी उन्नत खेती। इसमें आपकी समिति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? समिति बन जाएगी। लेकिन जिसका खेत है वही मालिक रहेगा और वही उसका मैनेजमेंट करेगा, लेकिन बात सब समिति की मानेंगे। कि भैया हम गए थे कहाँ पे? बासमती चावल वालों के पास। उनसे हमने बोल दिया कि हम 100 किसान इकट्ठे हुए हैं और 500 एकड़ में बासमती का चावल उगाएंगे। तो सबको क्या उगाना है? बासमती का चावल। हाँ, आप अपने खेत की खुद मालिक बन रहो, आप अपने खेत की देखभाल खुद करो, लेकिन करना क्या है? वो जो सब एक साथ करेंगे। समझ में आया क्या? दूसरा प्रकार देखो, दूसरा प्रकार हो जाएगा ज्वाइंट फार्मिंग। दूसरा क्या हो जाएगा? ज्वाइंट फार्मिंग। कौन सा ज्वाइंट फार्मिंग? कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? सहकारी संयुक्त खेती। इसमें मालिक तो खेत में वही रहेगा जो है, ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो सामूहिक होगा। अगर आज दवाई डलनी है तो सारे खेतों में आज डलेगी। आप मालिक हो, आप देखो डल रही दवाई, लेकिन आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। समझ में आया? जब निंदाई गुड़ाई होनी है तभी होगी। फैसले कौन ले रही है? सहकारी समिति, मतलब सामूहिक रूप से फैसला लिया जा रहा है। दूसरा प्रकार समझ में आया? तीसरा प्रकार देखो बेटा, तीसरा हो जाएगा कोऑपरेटिव टीनेंट फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग? कोऑपरेटिव टीनेंट फार्मिंग। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ओनरशिप किसकी रहेगी? सब लोग एक साथ आ जाएंगे, कोई अपने खेत का मालिक कोई नहीं रहेगा। लेकिन जो बेटा मैनेजमेंट और जो प्रबंधन है वो कौन रहेगा? व्यक्तिगत, एक प्रकार का आदमी ही करेगा जो है पूरा मैनेजमेंट। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा कौन सा? कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब सब साथ आ गए तो मालिक भी सब और प्रबंधन भी सब। ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या? आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ, उसको याद रखने की। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपको याद रखना है कोऑपरेटिव फार्मिंग की ट्रिक BGTC। ठीक है क्या? ऑर्डर गावस्कर ट्रॉफी चैंपियनशिप, ऐसे याद रखना। इसमें हो जाएगा IICC ICIC। कैसे याद रखोगे? IICC ICIC। समझ में आया क्या? अरे आया कि आया? IICC ICIC। एक बार मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको। सबसे पहले हो जाएगा हमारा BJTC। अब देख लेते हैं हम मालिक कौन होगा। मालिक मतलब ओनर, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं मैनेजमेंट कौन करेगा। मैनेजमेंट मतलब क्या हो जाएगा? प्रबंधन। ट्रिक क्या थी हमारी? IICC ICIC। ठीक है। आई मतलब हो जाएगा इंडिविजुअल। आई मतलब क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत, मतलब खुद, व्यक्तिगत। और सी मतलब क्या हो जाएगा? सी मतलब हो जाएगा कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब सामूहिक। अरे ये टेबल आपको याद कर लेनी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी जो है वो ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। याद कैसे रखोगे? IICC ICIC। कैसे याद रखोगे? IICC ICIC। और इस तरह BJTC। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये टेबल बना लेना अपने रफ कॉपी में। और जो आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कलेक्टिव टीनेंट फार्मिंग में, कलेक्टिव या कोऑपरेटिव टीनेंट फार्मिंग में प्रबंधन कौन करेगा? तो प्रबंधन कौन करेगा? आई। आई मतलब इंडिविजुअल या व्यक्तिगत। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग में मालिकाना हक किसका होता है? तो किसका होता है? सामूहिक। किसका होगा? सामूहिक। मतलब सब लोग जो है वो जमीन के मालिक रहने वाले हैं। सब लोग जो है वो जमीन के मालिक रहने वाले हैं। ये वही चीज है जो मैं आपको अभी समझाते आया हूँ। अगर आपको रिवीजन करना है तो एक जो है वो आपका पेज में सारी चीजें आपकी यहाँ से रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है क्या? इसको बार बार पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी मैं आपको खेती की प्रणालियां पढ़ा के आया हूँ। चलो अब हम देख लेते हैं कुछ अलग प्रकार की तकनीकें जो खेती में आजकल उपयोग हो रही हैं। इनकी अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारी कौन सी फार्मिंग? कंटूर या समुच्च खेती। ढलान वाले एरियो में। कौन से एरियो? अरे कौन से वाले एरियो में? ढलान वाले या असमतल एरिया, जहां की ऊंचाई कैसी है? ऊपर नीचे है या सीढ़ी नुमा है। पहाड़ी क्षेत्र जैसे हमारे हो जाते हैं, वहां पे करने वाली, वहां पे की जाने वाली खेती का नाम क्या है? कंटूर फार्मिंग या समुच्च खेती। समझ में आया क्या? क्वेश्चन की पूछा जाएगा कि पहाड़ों में होने वाली खेती का नाम क्या है? तो क्या नाम है? कंटूर खेती या समुच्च फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? कंटूर खेती या समुच्च फार्मिंग।
दूसरा हो जाएगा सर बॉर्डर फार्मिंग, क्या हो जाएगा, तो ये क्या है बेटा, बिना उपज नुकसान के 25% बीज और उर्वरक की बचत, मतलब आपने अपनी खेत की बॉर्डर पे लगा दी फसल, तो जो खेत पे आप मेन बीच में जो खेत में जो डाल रहे हैं ना बेटा, उसी सामान से आपकी आजू बाजू मेड़ की फसल उग गई, वो फसल क्या कहलाएगी, हमारी बॉर्डर क्रॉप, जिसमें आपको अलग से पानी, अलग से खाद, अलग अलग से जो है वो बीज डालने की जरूरत और उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला हो जाएगा हमारा झूम खेती। झूम खेती मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, खेती का बहुत पुराना प्रकार है, जिसमें जंगलों को काट दिया जाता था, फिर जंगलों को जला दिया जाता था, और जो जगह साफ हो जाती थी वहां पे हम क्या करने लगते थे, खेती करने लगते थे। इसको हम क्या बोलते हैं, झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर स्लैश एंड बर्न मेथड। कौन सी मेथड हो जाएगी ये, स्लैश मतलब काटो और बर्न मतलब आग लगा दो, तो काट के क्या लगा देना, आग लगा देना। इस प्रकार की खेती को हम क्या बोलेंगे, झूम खेती। ये देखो जंगलों को काटा, तो काटने के बाद ये क्या लगा दी बेटा, हमने आग लगा दी, तो कौन सा प्रकार ये, अरे कौन सा प्रकार, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती। वनों की कटाई, स्लैश और बर्न, मृदा अपरदन को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसका उपयोग उत्तर पूर्वी पहाड़ियों जैसे नागालैंड में होता है, और भारत में लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है ये काय में आता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं है, चलो तो फिर जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रकार हो जाएगा हमारा क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब जब हम खेती में किसी भी प्रकार के रसायनों, उर्वरकों का या केमिकल का या दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं, हमारी जो जितनी भी खेती की आवश्यकता है वो जैविक तरीकों से पूरी होगी। जैसे गाय के गोबर से हमने क्या कर लिया, खाद जो है वो दे दी, है ना, मूत्र से हमने या पंचामृत से हमने बेटा क्या बना दी, दवाई बना दी, जिसको हमने कीटों को कंट्रोल या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया। यहाँ पे हम किसी प्रकार के खाद, उर्वरक और दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं, केवल और केवल जैविक खाद का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की खेती को क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, जैविक खेती। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। कौन सा राज्य, सिक्किम। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है हमारा, सिक्किम। और भारत में पूरे भारत में मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जैविक खेती का एरिया है। इसके पास मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, पहली, काय में, जैविक खेती में। ठीक है क्या, इस खेती को हम इको फार्मिंग, पर्माकल्चर और नेचुरल फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या, आपको मेन मेन चीजें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, बाकी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझने के लिए है, वो पेपर में नहीं पूछा जाता। ठीक है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट हो जाएगी बेटा हमारी टेरा फार्मिंग। आपको पता है कि अब जो है हम मंगल ग्रह पे क्या ढूंढ रहे हैं, जीवन ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, मंगल ग्रह मतलब मार्स पे। मार्स पे क्या ढूंढ रहा है इंसान, जीवन ढूंढ रहा है। तो अब मार्स पे क्या है बेटा, जीवन ढूंढने के साथ हमको खेती का भी वहां पे क्या हो रही है, खेती को भी जो है वो उनकी खोज चल रही है। उस प्रकार की खेती को हम क्या बोलते हैं, टेरा फार्मिंग। क्या है बेटा, टेरा, तो मार्स पे की जाने वाली खेती या मंगल ग्रह पे अगर हम खेती करेंगे तो उस प्रकार की खेती को क्या बोलेंगे, कौन से फार्मिंग, टेरा फार्मिंग। अगला हो जाएगा हमारा ऊर्जा खेती। ऊर्जा खेती मतलब ऐसे पौधों को उगाना जिससे कि हम पेट्रोल या डीजल का निर्माण या ईंधन का निर्माण कर सकें। उदाहरण के लिए हो जाएगा गन्ना और जेट्रोफा। क्या हो जाएगा, जेट्रोफा का पौधा या गन्ने का पौधा, इनसे इथेनॉल बनाया जा सकता है, और इस इथेनॉल का उपयोग हम काय में करेंगे, ईंधन के रूप में करेंगे। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, तो इस खेती को क्या बोला हमने, इस खेती को बोला हमने एनर्जी फार्मिंग। एनर्जी फार्मिंग मतलब ऐसी फसलों को उगाना जिन फसलों से हमको क्या प्राप्त हो सके, ईंधन प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए हमारा जेट्रोफा, गन्ना या यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी का पौधा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये हमारी ऊर्जा से रिलेटेड बातें होगी। एलो क्रॉपिंग मतलब क्या हो जाता था, जब बड़े बड़े पौधों के साथ गले आ रहे में हमने फसलें लगा दी, ये क्या कहलाती है हमारी एलो क्रॉपिंग। नर्स क्रॉप क्या है, जो मुख्य फसल को क्या करती है, सहायता देने का काम करती है। काय का काम करती है ये, मुख्य फसल को सहायता देने का काम करती है। और इस प्रकार की जो खेती रहेगी उसको हम बेटा नर्स क्रॉप के नाम से जानेंगे। ये जो हमारी सहायक फसल रहेगी ये हमारी मुख्य फसल को क्या करेगी बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन या ऑर्गेनिक मैटर देने का काम करेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए आप क्या कर सकते हो, मक्के के साथ लोबिया लगा सकते हो। क्या लगा दिया आपने, मक्के के साथ लोबिया की खेती करना, मतलब क्या कहलाता है ये नर्स क्रॉप कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा एलोपैथी। एलोपैथी का मतलब क्या हो जाता है,
कि जब एक पौधे के द्वारा छोड़े गए रसायन, जब एक पौधे के द्वारा छोड़े हुए रसायन दूसरे पौधे को हानिकारक प्रभाव डालते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि जब एक पौधे के द्वारा छोड़े गए रसायन दूसरे पौधे पे क्या डाल देते हैं, हानिकारक प्रभाव डाल देते हैं, तो इस प्रकार की जो हमारी क्या रहेगी, इस प्रकार की जो हमारी खेती रहेगी या इस प्रकार का जो प्रभाव रहेगा उसे हम एलोपैथी के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा नीलगिरी का पौधा देखा है, किस किसने देखा है? जो लंबे लंबे होते हैं, नीलगिरी का देखा है? उसके आजू बाजू देखना आप कोई पेड़ नहीं उगेगा। नीलगिरी का पेड़ जहां लगा है उसके आजू बाजू नीलगिरी की पत्तियां डली होंगी, कोई पेड़ नहीं उगता, क्योंकि उसके जड़ों से बेटा एक विषैला पदार्थ निकलता है आजू बाजू की जमीन में, जो क्या कर देता है, दूसरे पौधों को वहां नहीं उगने देता। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा हम एलिलोपैथिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? एलिलोपैथिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एलिलोपैथिक इफेक्ट। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी। अरे क्या बोलेंगे? एलिलोपैथी। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है कि सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का जो पौधा है वो अन्य बीजों के जर्मिनेशन या अंकुरण को रोक देता है। ये एग्जांपल आपको याद रखने, कॉपी में लिख के चले जाइएगा, पेपर में से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है क्या? एलिलोपैथी का प्रभाव कौन सा पौधा छोड़ता है? तो सूरजमुखी का पौधा छोड़ता है। कौन सा छोड़ता है? सूरजमुखी का पौधा छोड़ता है। ठीक है क्या? चलिए इसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पैराओथेरा, और ये हमारा हो गया। पैराओथेरा मैंने आपको बता दिया था कि पैराओथेरा हमारा रेले क्रॉपिंग का दूसरे नाम है। ओथेरा मध्य प्रदेश में और पैरा बिहार में कहा जाता है। रेले क्रॉपिंग मतलब समझते हो, एक फसल को काटने से पहले दूसरी फसल को बो देना। तो उसी के हमारे दूसरे नाम क्या है? पैरा और ओथेरा। मैंने बताया था क्या आपको? कल मैंने आपको ये सब लिखवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ले फार्मिंग। ले फार्मिंग मतलब जब हम मुख्य फसलों के साथ चारा और फली वाली फसलें लगा दें तो वो क्या कहलाता है? हमारा ले फार्मिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम क्या है बेटा? म्यांमार में उत्पन्न हुआ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करने के लिए। काय को बंद करने के लिए? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करने के लिए बर्मा या म्यांमार जैसी कंट्री में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया, जिसमें किसानों को बोला गया कि आपको खेती करने के लिए हम जंगल की जमीन देंगे, लेकिन साथ साथ आपको क्या लगाने पड़ेंगे? जंगल के पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। और इस प्रकार के सिस्टम को क्या नाम दिया गया? टोंगिया सिस्टम। नेक्स्ट बेटा हमारा दियारा फार्मिंग। दियारा फार्मिंग मतलब ऐसे एरिया जहां पे बाढ़ आ जाती है मानसून के सीजन में, ऐसे एरिया जहां पे क्या जाती है? बाढ़ आ जाती है। जब धीरे धीरे बाढ़ का पानी वहां से उतर जाता है तो उन एरिया पे हम क्या कर देते हैं? खेती कर देते हैं। अगले सीजन में फिर बाढ़ आएगी, वो फिर से पानी से बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की खेती को क्या बोलेंगे? दियारा फार्मिंग। क्या बोलेंगे? दियारा फार्मिंग या रिसेसिव खेती। कटाई सूचकांक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कटाई सूचकांक की जो है किसने दिया? डोनाल्ड ने दिया था। जब क्लास चालू हुई थी तो मैंने आपको ये बताया था, इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। धान का कटाई सूचकांक कितना होता है? 40 से 45%। अरहर का कितना होता है? 19%। ठीक है क्या? 19% और अपना ये हो गया कितना बेटा? 40 से 45%। ये आपकी पूरी रिवीजन साइकिल है। इसको आप एक बार देखेंगे तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो आपको रिवीजन करने में इसको आसानी होने वाली है। ठीक है क्या? चलिए इसको एक बार आप देखेंगे, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, मतलब पहली यूनिट आपकी खत्म। डन है क्या? चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए।